Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshi. In this show, as you know, that we keep bringing new faces for you, leading personalities that we talk to each week. And the guest this week with us is a senior BJP leader and a veteran think tank, I would say, of the BJP, also in charge for Uttar Pradesh now for the BJP, Mr. Om Mathur. Welcome to the show, sir. नमस्कार। नमस्कार। तो नई जिम्मेदारी जो उत्तर प्रदेश की मिली है और लग ही रहा है कि आप वहाँ गए भी, और सारी गहमा गहमी उत्तर प्रदेश को माना ही जाता है कि अगर राजनीति की बात करें तो सबसे बड़ा गढ़ है। क्या आपको वहाँ से आशाएं हैं? देखिए, कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश मेरे लिए चुनौती भी है और पिछले 10-15 वर्षों से पार्टी की स्थिति वहाँ कोई अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती थी, लेकिन पिछले लोकसभा के बाद दृश्य उत्तर प्रदेश का बदला है। वर्तमान शासन से आम जनता, आम मतदाता परेशान है। अब हमारा काम है, मेरा जब प्रभारी के नाते काम है कि जो लोकसभा में हमने स्थिति पैदा रखी थी वो 2017 तक मेंटेन करना, और उसके लिए मैंने मेरा होमवर्क शुरू कर दिया है। मेरे लगभग 3 दौरे उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं और अभी 2 दिन की मैं प्रदेश वर्किंग कमेटी लेके आया हूँ और बहुत सीधा डायरेक्शन देकर आया हूँ। और मेरे मन की इच्छा है कि वहाँ जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, नए पुराने, मैंने यहाँ तक जिलों को डायरेक्शन दिया है कि पिछले 2-3 जिला कार्यकारिणियों में जो नाम थे उन सब की सूची इकट्ठी करो। क्या और मैं हर एक कार्यकर्ता को चुनावी दृष्टि से कोई ना कोई काम देना चाहता हूँ। अच्छा, क्या नया ऐसा आप कर पाएंगे? जैसा आपने बात ही कही, खुद ही की चुनौती है, क्योंकि अगर हम लोकसभा में देखें तो कहा गया था कि एक सोशल इंजीनियरिंग और हर एक तबके को बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से देखकर काम किया गया और अभूतपूर्व सफलता भी मिली आपको उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसको अब उत्तर प्रदेश में सरकार है, अभी समाजवादी पार्टी की है, दूसरे लोग भी वहां पर हैं और काफी अच्छा स्ट्रगल वहां रहता है। क्या ऐसा नया कर पाएंगे? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग हमारे उस समय के उत्तर प्रदेश प्रभारी और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने काफी अच्छा किया, लेकिन इस समय तो मुझे सोशल इंजीनियरिंग करने का और बड़ा अवसर है। उस समय तो मात्र मुझे 80-82 जगह करना था, लेकिन अब मुझे सोशल इंजीनियरिंग 400 से ज्यादा स्थानों पर करना है। तो स्वाभाविक रूप से मैं जितना डिटेल सोशल इंजीनियरिंग करूंगा उतना मुझे लाभ होने वाला है। और मैंने जैसे पिछली बार हमारे उत्तर प्रदेश में मात्र 35-36 लाख मेंबरशिप थी, अभी मैं जो कल रिपोर्टिंग लेके आया हूँ मेंबरशिप में 1.5 करोड़ प्लस करने वाला हूँ। और मैंने ये डायरेक्शन दिया है कि कोई भी भौगोलिक एरिया और कोई भी सामाजिक क्षेत्र ऐसा न बचे जहाँ हमारी मेंबरशिप नहीं पहुंचे। आपने जो मेंबरशिप उसके साथ साथ मैंने अभी इन्हीं 19, 20, 21 3 दिन का बूथ प्रवासी कार्यक्रम तय किया है। अच्छा, लगभग 1,40,000 बूथ पर हमारा कोई ना कोई कार्यकर्ता इन 3 दिनों में जाएगा और वहां बैठ करके मेंबरशिप करेगा। तो मैं सोशल इंजीनियरिंग के साथ फिजिकली भी मेरी टीम पूरी मैदान में उतरे, इसकी भी व्यवस्था करके, इसको कहते हैं कि अंग्रेजी में अग्रेसिव और आक्रामक रूप से आप वहां पर फील्ड में जो है कि जा रहे हैं। किस तरह से लेकिन देखेंगे कि जो एक राजनीति के साथ साथ कहीं ना कहीं धर्म का, कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कम्युनिटीज जो है, एक संवेदनशीलता है जो हमने पीछे देखा है कि उसको लेकर कई घटनाएं हो जाती हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर हुआ हो या बड़ी चीजें हुई हो, तो इन सब को लेकर चलना वहां जरूरी हो जाता है। देखिए, इस समय हिंदुस्तान का मतदाता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास की वजह से आजादी के बाद पहली बार जातिगत, धार्मिक, बाकी सारे विषयों से ऊपर उठा है और उसके मन में एक बात जम के बैठ गई है कि जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। और मोदी जी ने जो स्लोगन दिया है, सबका साथ सबका विकास, वो स्लोगन हर व्यक्ति के मन में उतरा है। और इसलिए आम मतदाता चाहता है कि मेरे प्रदेश का भी विकास हो। आज उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश की बिजली की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था की क्या स्थिति है, इन सबसे आम मतदाता दुखी। वो चाहता है हमारा प्रदेश भी विकसित प्रदेशों में आवे, तो वो विकास की ओर जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 7-8 महीनों में जो नरेंद्र मोदी ने देश को विकास का रोड मैप दिया है, वो रोड मैप लेकर के, विजन लेकर के, विकास का विजन लेकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएंगे। क्या ये नहीं लगता आपको कि पार्टी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बन गई, क्योंकि जिस आशा और विश्वास की आप बात कर रहे हैं उसी से
आपका जो मतदाता है या जो जनता है वो उसी को बिल्ड करके उस पे आगे बढ़ रही है। अगर आप मेंबरशिप ड्राइव की बात कर रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि आज मैं मेंबर बनूंगा तो उससे मेरी जो समस्याएं हैं वो कम होंगी और मेरी जो मुझे कुछ मिलेगा लाभ या विकास की तरफ वो ज्यादा होगा। एक तरह की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल निश्चित रूप से आम मतदाता के मन में मोदी जी के प्रति विश्वास जगा है। नहीं, उसको ले मोदी जी, कैसे आगे हाँ, जाएंगे? वो लेके आगे जा रहा है और उसको भरोसा है। इन नहीं, पार्टी कैसे आगे इन लेकर 6 महीनों में मोदी जी ने भरोसा पैदा कर दिया है। जिस प्रकार के निर्णय मोदी जी ने किए हैं उन निर्णयों से आम मतदाता के मन में भरोसा हुआ और उसी के नाते वो हमारे साथ आगे बढ़ रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि हम उसके भरोसे पर, उसके विश्वास पर खरे उतरेंगे। कैसे उतरेंगे? क्योंकि जो वास्तविकताएं हैं वो सामने वो भी आती हैं। चाहे हम पिछले देखें कि जब महंगाई की बात हुई तो कुछ वास्तविकताएं थी जिसकी वजह से फिर चीजें सामने आती है। चाहे वो पेट्रोल डीजल की दाम की बात हो, सब्जियों के दाम की बात। हिंदुस्तान में आजादी के बाद कभी सोचा कि कोई भाव बढ़ने के बाद घटते हो? इन 6 महीनों में कितनी बार पेट्रोल के भाव घट गए, कितनी बार डीजल के भाव घट गए। मोदी जी ने योजना आयोग की जगह कोई नया सिस्टम बनाने का तय किया। मोदी जी ने पहले दिन कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये सारे विषय ऐसे हैं और हमको इसको मेंटेन करेगा जहां जहां हम गए। मैं आपको गुजरात का उदाहरण दूंगा आप वहां पर कि गुजरात में जिस प्रकार से हमको बदनाम, मैं लगभग 10 साल से ज्यादा वहां प्रभारी भी रहा, दोनों विधानसभा दोनों लोकसभा मैंने लड़ाई हुआ। लेकिन शुरू में हमारे बारे में किस प्रकार की धारणा है, चाहे वो धार्मिक उन्माद की हो चाहे किसी प्रकार की हो, फैलाई गई। लेकिन आज वहाँ का प्रत्येक सामाजिक जीवन का प्रत्येक वर्ग हमारे साथ खड़ा हुआ और उनका अच्छी मात्रा में वोट भी हमको मिलने लगा। और ये परिणाम है इसका। जिनको हमारे लोगों के नाम से डराया गया वही आज हमारे साथ खड़ा होकर के मतदान करने को तैयार है। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी इस सारे पे विश्वास करके हमारे साथ आगे बढ़ेगी। ओ माथुर जी, आप एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनका इतना ज्यादा पुराना अनुभव है। आपने गुजरात की बात कही, वो सफर कैसे आज आप देखेंगे? आज आप सत्ता में आ गए हैं, सरकार बन गई है, गुजरात का वो जो सफर है उसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, गुजरात से पहले भी मेरे सामने 2002 में मध्य प्रदेश दिया गया था, जब वहाँ कांग्रेस का शासन था। 10 साल से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उस समय मैं प्रभारी बना के गया था और उमा भारती जी को नेता के नाते साथ ले गए थे। उस समय भी जनता ने विश्वास किया। एनडीए की सरकार थी दिल्ली में, अटल जी प्रधानमंत्री थे। उस समय भी 10 साल का शासन उखाड़ के आया। उसके बाद 2004 में लगातार गुजरात का प्रभारी रहा। इसी बीच में मुझे महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया। एकदम ऐतिहासिक विजय, कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूँ कि ये लंबे परिश्रम का परिणाम है और मेरा ऐसा मानना है, मैं सदैव अपने आप को कार्यकर्ता की स्थिति में रखता हूँ, कार्यकर्ता के मन भाव से आगे बढ़ता रहता हूँ। तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता का जब मन में भाव रहता है तो काम करने की लगन रहती है। और इस समय जो मोदी जी के प्रति मन में विश्वास जमा आम मतदाता, वो विश्वास को आगे लेकर के मैं जाता हूँ। राजस्थान में लेकिन कैसे देखेंगे आप चीजों को? वहां कहीं ना कहीं हाल में जो हम देखे कि चुनाव जो हुए उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। नहीं, देखिए, उपचुनाव हुए 4, उसमें जरूर कांग्रेस अच्छा करी। वहाँ क्या कमी रही, क्योंकि राजस्थान सीधा मेरे सामने नहीं था, कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग में कमी रही होगी या कोई ना कोई कारण रहे। लेकिन उसके तुरंत बाद अभी कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं। लगभग 46 नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव हुए। उसमें से 43 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और इसलिए ऐसा नहीं कि राजस्थान में प्रदर्शन, अभी कल ही जो 1 साल पूरा हुआ, जिस प्रकार का भव्य दृश्य हुआ, कार्यकर्ता का जो उत्साह है, इसलिए राजस्थान भी उस ट्रैक पे बिल्कुल ठीक चल रहा है। और क्या आपको लगता है कि ये जो सफलताएं आपने हासिल की, हम आगे और भी बात करते रहेंगे, अभी काफी समय है जिसमें हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन ये जो सफलताएं हैं उसका मूल आप कारण क्या मानते हैं कि किस तरह से आपको वो जो जमीन है वो कैसे अपने अच्छी बनाई जिससे सफलता मिल रही है? देखिए, मैं मूलतः पार्टी के कार्यकर्ता को केंद्रित बना के आगे बढ़ता हूँ। ये हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये किसी परिवार की या किसी व्यक्ति की या किसी जाति की पार्टी नहीं है। यही वो पार्टी है जो 1952 के कश्मीर आंदोलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहायक के रूप में जाने वाला कार्यकर्ता आगे जाके हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बने। यही वो पार्टी है जो छोटे से गांव में पैदा हो, साधारण परिवार में पैदा हो, राष्ट्र सेवा के लिए आगे निकले और धीरे धीरे काम करते करते वो आगे जा करके गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बने। तो ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसलिए मैं सदैव कार्यकर्ता को केंद्र बिंदु रख करके, और मैं स्पष्ट कहता भी हूँ कि पार्टी में पद तो आते जाते रहेंगे, हर एक पद के आगे आज नहीं तो कल पूर्व लगता है, लेकिन कार्यकर्ता नाम का ऐसा पद है
जिस पे अगर भगवान भी तय करे तो पूर्ण नहीं लगा सकता। इसलिए कार्यकर्ता की भावना से मैं आगे बढ़ता हूं और प्रभु उसमें सफलता देता है। चलिए, आपसे बातचीत हो रही है और बहुत सारे और मुद्दों पर आपसे बातचीत होगी। ओम माथुर जी से बातचीत हो रही है इस वक्त फिलहाल, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। वी आर टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक हियर नाउ ऑन द क्वेस्ट ऑन राज्यसभा टीवी। कीप वॉचिंग, डोंट गो अवे। Welcome back to the show. You're watching The Quest on Rajya Sabha TV, and we are talking right now to Mr. Om Mathur ji, very veteran BJP leader, and we are talking on various issues right now. लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा जिस पर बातचीत हो रही है वो ज़रूर कि जिस तरह से आगरा में भी लोग कहने लगे धर्म परिवर्तन की बात, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि फोर्स्ड है। लेकिन क्या आप कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इसमें स्पष्ट मत है, और वो मत जब हाउस में भी बात उठी तो हमारे मंत्री जी ने स्पष्ट किया। कुल मिलाकर के पार्टी शुरू से मांग करती आ रही है कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए। और हमने हाउस में एश्योर किया सारे विरोधी दलों को कि हम सब एक होकर के बैठे और इसके लिए कोई कठोर कानून बने जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की आगरा में हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति स्टेट गवर्नमेंट की आती है। स्टेट गवर्नमेंट वहाँ क्या कर रही है, कि क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, किन लोगों का हुआ, आखिर खोज करनी चाहिए उन लोगों को। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी धर्म परिवर्तन इस देश में आज से नहीं हो रहा है। हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या का वर्षों वर्षों कालांतर परिवर्तन कराते रहे हैं। अब अपन लोकतंत्र में जी रहे हैं, और अच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में, और वो सरकार विपक्ष को आह्वान करती है कि हम देश में ऐसा सब बैठ करके कड़ा कानून बनाए जिससे धर्म परिवर्तन। मुझे लगता है कोई भी विपक्षी दल हमारे साथ खड़ा होने के लिए तो तैयार ये जो नहीं। तमाम बातें ओम जी सामने आ रही हैं कि नहीं, एक हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, और भारत एक हिंदू राष्ट्र है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सतत प्रयास करने चाहिए, क्या उस दिशा में आपको लगता है कि एक सकारात्मक रूप से काम हो रहा है? क्या भ्रांतियां हैं, क्या माहौल है? देखिए, हिंदुत्व तो सदैव आगे ही था, लेकिन ये लोकतंत्र है। हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ सभी धर्म पंथ के लोग खूब आजादी से रह सकते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी होने के साथ साथ इस संविधान की मान्यता रखती है, और जो संविधान है वही हमारे लिए प्रमुख धर्म है। तो इसलिए हिंदुत्व के बारे में चाहे जैसी धारणाएं फैलाना, चाहे जैसी अफवाह फैलाना, हम लोगों के बारे में क्या क्या नहीं बोल देना, हिंदुत्व तो हमारी आत्मा है, और यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। आज विदेश में भी अगर मुस्लिम कंट्रीज में कोई जाता है तो उसको हिंदू मुसलमान के नाते कहलाया जाता है, इसमें कोई दो राय। लेकिन जहाँ तक धर्म परिवर्तन है वो पार्टी का स्पष्ट रुख है इसमें। जी, खासकर तरह तरह से अगर हम इस आयामों से देखें कि चाहे वो जब संस्कृत पे बात आने लगती है, हिंदी को और ज्यादा प्रखर बनाने की और उसका प्रचार करने की बात हुई, भगवत गीता के बारे में बात हो गई, एक बहुत वरिष्ठ नेता ने बात कही, तो आपको क्या लगता है कि समय समय पर ये जो बातें आती हैं लोगों के मन में जो भ्रांतियां या एक शक आने लगता है कि क्या कुछ चीजें हम पर थोपी जाएंगी? देखिए, थोपने का प्रश्न नहीं है, हमारी मूल बातें लोगों के मन में स्पष्ट करनी चाहिए। इसमें कहीं थोपने की बात नहीं है, चाहे वो गीता के बारे में हो, चाहे हिंदुत्व के बारे में हो, चाहे संस्कृत के बारे में हो। ये हमको धीरे धीरे जो पिछले 50-100 वर्षों में हमारी भ्रांतियां पैदा कर दी गई है, संस्कृत के बारे में, गीता के बारे में, हिंदी के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, हमारा धर्म बनता है कि इन भ्रांतियों को सहजता से दूर की जाए। जी, क्योंकि लोगों को समन्वय समझाया बड़ी बात जाए, है, सबको साथ लेकर चलना। सबको साथ लेके चलाया जाए, सबको समझाया जाए। और दुनिया समझ रही है, धीरे धीरे दुनिया समझ रही है इन सब चीजों को, हिंदुस्तान भी समझ रहा है इन सब बातों को। ये तो बीच में भ्रांतियां पैदा करके एक दीवार बना दी गई है, हमको इस दीवार को तोड़ना है। हमने कभी अपने कटोरे, आज हमने स्वच्छता अभियान गांधी जी के नाम से चलाया जी, हमने बच्चों के स्वास्थ्य का नेहरू जी और इंदिरा जी के नाम से चलाया, तो हमारे मन में कोई ऐसी थोपने वाली बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस देश में पिछले 50-100 वर्षों में जो भ्रांतियां फैलाई गई, उन भ्रांतियों को हम दूर करें, पूरा समाज एक होकर के आगे बढ़े। जी। और हमारे प्रधानमंत्री तो स्पष्ट घोषणा की है। जी, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि मोदी जी एक टीम की भावना से सबको लेकर साथ चल रहे हैं, लेकिन जरूर ये भी कहूंगी कि जिस तरह से कुछ बयान आ जाते हैं कुछ लोगों के, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा पार्लियामेंट में भी, तो इस तरह के जो बयान आ जाते हैं और फिर ये बात होती है कि क्यों आखिर ये बयान जो है या तो कैसे निकले या इसके पीछे क्या बात थी? देखिए, ये इतना बड़ा पार्टी का तंत्र है, इतनी बड़ी संख्या है,
प्रश्न ये नहीं कौन क्या बोल रहा, प्रश्न ये है कि हमारी पार्टी का लीडर क्या डायरेक्शन दे रहा है। जैसे ही हमारे लीडर में ध्यान में आता, वो तुरंत इसको रोकने की बात करते हैं। हम चुप नहीं रहते। 10 साल तक घोटाले घपले भ्रष्टाचार होता रहा, प्रधानमंत्री जी मौन धारण करके बैठे रहे, ऐसा नहीं है। अगर हमारे किसी सांसद ने, किसी नेता ने कोई शब्द बोला है तो प्रधानमंत्री जी स्वयं इनिशिएटिव लेते हैं। हम जैसे कार्यकर्ताओं को कहते हैं नहीं, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पार्टी इस पे बहुत अलर्ट है। पार्टी नहीं चाहती कि इस प्रकार की कोई बयानबाजी आए, और हमने तो हमारे संसदीय दल में पार्टी ने कोई बहुत कठोरता से प्रधानमंत्री जी ने कहा और हाउस में भी कहा उन्होंने, इसलिए इसमें कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। आपने स्वच्छता अभियान की बात की और उस पर गंगा सफाई की भी इतनी बात जो हो रही है, मतलब स्वच्छता लाने का जो पूरा माहौल है, अगर उसको हम देखें तो जरूर इरादे बहुत अच्छे हैं और शायद बहुत लोग इसको आगे ले भी जाने की सोच रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कठिन मंजिल है कि लोगों को सच में ये बताना कि स्वच्छता उनके लिए कितनी जरूरी है और भारत को स्वच्छ बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज और चुनौती है हम सबके सामने? देखिए, निश्चित रूप से ये कठिन है। पिछले 60 वर्षों में जिस प्रकार के देश को खराब कर दिया गया, उसको एक के दिन ठीक नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा ही, लेकिन एक अभियान चलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमें इसे पूरा करना है। मन में संकल्प होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी में वो ताकत है जो करके दिखाया उन्होंने संकल्प शक्ति से। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। गुजरात में सरदार सरोवर डैम की नींव भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं रखी गई, कांग्रेस शासन में रखी गई। पिछले 12-13 वर्षों को छोड़ दे तो लगातार गुजरात में कांग्रेस ने शासन किया। उनको किसने मना किया था 121 मीटर पूरा करने में? दिल्ली में भी उनका शासन था, गुजरात में भी उनका शासन था। लेकिन नरेंद्र मोदी 2001 में आते ही पहला संकल्प लिया, मैं इसको 121 मीटर करूंगा और मेरे कच्छ के सुदूर रण में पानी जाए, और वो पूरा किया। और कच्छ ही नहीं, आज राजस्थान के भी जालोर जिले में वो पीने का पानी और सिंचाई का पानी आ रहा है। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मन में संकल्प, और नीति साफ, नीति और नियत दोनों साफ होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री स्वयं एक मजदूर की तरह 10-15 मिनट फावड़ी चला सकते हैं, पूरा देश उस समय आपने देखा होगा दृश्य बनारस का, कई लोग भावुक हो गए थे। नहीं तो प्रधानमंत्री जाएंगे तो बड़ी एंटीक तगारी भी आएगी, एंटीक फावड़ा भी आएगा, और 2 मिनट के, लेकिन उसने खुद ने लोग परेशान हो गए कि क्या नरेंद्र मोदी स्वयं चला रहे। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और ये इच्छा शक्ति थी, और इसलिए इन्होंने मन में तय किया है, मन में तय किया। आज हिंदुस्तान में आजाद वर्ष में एक न्यूज बने कि अधिकारी 9 बजे ऑफिस में आने लग गए, ये कोई न्यूज होनी चाहिए? ये तमाम विषयों पर जरूर पार्टी आगे काम करे, लेकिन जो आपकी सफलताएं हैं और जो आपके मंजिल हैं और जो इरादे हैं, उस पर और ज्यादा भी बातचीत करेंगे हम आपसे। ओम माथुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। वी आर टेकिंग अनदर वेरी शॉर्ट ब्रेक हियर राइट नाउ ऑन द क्वेस्ट, बट डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग। वी आर टॉकिंग राइट नाउ टू मिस्टर ओम माथुर। Welcome back to the show. You are watching The Quest and we are talking to Mr. Om Mathur. महाराष्ट्र की जो सफलता हुई, लेकिन उससे कई आयाम भी सामने आए हम सबके सामने। जिस तरह से शिवसेना के साथ एक दूरी बनी, अब आप भले ही साथ सरकार में भी आए, तो किस तरह से उस पूरे प्रकरण को देखेंगे आप? क्योंकि आप बहुत जुड़े रहे, सफलता के लिए आपको बधाइयां भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो माहौल था, परिदृश्य जो बन गया। देखिए, मैं तो बहुत साधारण छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। आज भी मेरे गाँव में 700 वोट है सिर्फ जी, और उस गांव से मैं चला हूँ, बहुत साधारण से उससे। और मेरा प्रारंभ ही ऐसे संघर्ष को कैसे झेलना और कैसे पार करना से निकलता है। साइकिल से स्कूल जाते जाते मैं यहाँ तक आया हूँ। तो स्वाभाविक रूप से जब समस्या सामने आती है तो उसके साथ चैलेंज भी आता है और इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। आज महाराष्ट्र की जब आप बात कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते थे कि शिवसेना से हमारा अलायंस टूटे। हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश की। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके निर्णय लेने चाहिए। जो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखता, उसकी इस तरह से दुर्गति होती है। हमने बहुत समझाने की कोशिश, हम 20 सीट तो ज्यादा दे ही रहे थे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, बड़ा भाई हम मान ही रहे थे, लेकिन अंत तक वो नहीं समझ पाए। ये हरियाणा में भी यही हुआ। वो विधानसभा वाला समझौता लागू करने चाहते थे, वो संभव नहीं है। अब जब परिस्थिति दृश्य बदला, और हमारी पार्टी में बदला है, हमारी पार्टी इनमें भी बदला है, इसलिए ऐसा नहीं है। वर्तमान अच्छा राजनीतिक दल वो होता है जो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखे। कहेंगे क्या आप इस कोalition पॉलिटिक्स के बारे में? आप कहेंगे क्या, जहां सबको लेकर साथ चलने की बात? नहीं, देखिए, हम तो पहले दिन से साथ लेना चाह रहे थे, और मेरा तो आपने लगातार बयान भी देखा होगा कि शिवसेना हमारा नेचुरल अलायंस है। हम नहीं चाहते वो हमारे से दूर जाए। वो नहीं आए, हम बुलाते रहे उनको, नहीं आए, वो आए, हमने स्वागत किया सबसे पहले।
अब हमारे बारे में धारणा बना दी इन्होंने, एनसीपी से मैच फिक्सिंग कर रखा है। हमारे तो मुख्यमंत्री ने पहले बैठती एनसीपी की सारी फाइलें निकाली है बाहर, ऐसी कोई कल्पना ही नहीं थी। अब वो आए, हम स्वागत के साथ उनको साथ ले रहे हैं। लेकिन राजनीति में छोटा बड़ा जनता बनाती है। मैं अपने आप को कह दूं मैं बड़ा हूं, बड़ा नहीं रह सकता, मुझे जनता बनाएगी तो बड़ा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की, महाराष्ट्र की जनता ने बड़ा भाई बनाया है, तो बाकी लोगों को समझना चाहिए कि बड़ा भाई आज की तारीख तो में कहीं कोई पॉलिटिक्स में ऐसी हुआ है। बात नहीं है कि एक तरफ अहंकार है या दूसरी तरफ ये बात है, मुझे ऐसी लगता है ये अहंकार की कोई विषय ही नहीं है। अहंकार होता तो शायद ये अलायंस बाद में भी नहीं होता। बात? जी, ये कहीं ना कहीं समझ में भूल रही है। हम उससे खुले मन से थे। हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से चाहते थे कि हमारा बहुत पुराना मित्र साथ रहना चाहिए। और मुझे आश्चर्य है कि देखिए, आप दिल्ली में हमारा चल रहा था अलायंस, लेकिन ये कुछ मीडिया ने दिल्ली इसको से ज्यादा क्या हवा उम्मीदें दी। हैं अब आपकी, जबकि हम दिल्ली में भी चुनाव में जाने वाले हैं, तो दिल्ली से क्या उम्मीदें हैं? क्या अच्छा बीजेपी? देखिए, दिल्ली डायरेक्ट मेरे संपर्क जी में नहीं है, नहीं, क्योंकि मैं पार्टी के तौर पर। राजस्थान में, और वो भी पश्चिमी राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो ऊँट की तरह चलता हूँ सीधा। जो काम मेरे जुम्मा रहता हूँ मैं करता रहता हूँ। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पार्टी के नेताओं से बातचीत होती है, फिर आप लोगों के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के जो सर्वे आए हैं, उसमें लगता है कि दिल्ली में हम पूरे बहुमत से सरकार बनाएंगे। कहीं ना कहीं आरएसएस की बात करूंगी कि आपका इतना जुड़ाव आप रहे हैं और अनुभव रहा है कि जो बातें बार बार आ जाती हैं बीच बीच में, शुरू से ही आती रही और अब ज्यादा आ जाती हैं, कि कितना आरएसएस का प्रभाव है पार्टी के ऊपर, या आरएसएस का समन्वय कितना है बीजेपी से, या पार्टी के अंदर आरएसएस क्या कर रही है, कैसा लगता है आपको? आप कहना क्या चाहेंगे? देखिए, आरएसएस हमारा मार्गदर्शक है। हम सब मूलतः ज्यादातर आरएसएस के समशोग रहे हैं बचपन में। जी, अब हम काम करते करते राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। मैं लगभग मेरे 30 वर्षों के राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह सकूं, मैं प्रदेश की भी जिम्मेवारी, केंद्र में भी 3-3 बार महामंत्री रहा, लगभग आधे हिंदुस्तान के प्रदेशों में मैं प्रभारी भी रहा। मैं बहुत स्पष्ट और कठोरता से कह सकता हूँ, आरएसएस का कभी भी राजनीतिक हस्तक्षेप डायरेक्ट नहीं होता। समय समय पर हमको अगर कोई आवश्यकता हो तो हम उनसे मार्गदर्शन लेते रहते, इतनी उनकी भूमिका रहती है। आरएसएस हमारा प्रेरणा का केंद्र है। कभी भी आरएसएस हमारे काम में दखलंदाजी नहीं करता। कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन कहाँ जाएगा, किसको क्या, ये सब मीडिया की बनाई हुई है। आरएसएस अपना काम कर रहा है और हमें आरएसएस के समशेख होने का गर्व है। हमें आज जो कुछ हम बचपन में सीख पाए हैं, अभी जो सीख रहे हैं, उसमें जो मेजर पार्ट तो आरएसएस का जो दिया हुआ संस्कार है वो हमारे पास है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सरकार में जो रिफ्लेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं आरएसएस की तरफ से आ रहा है। क्या आरएसएस रिमोट कंट्रोल कर रहा है? क्या आरएसएस अपने नहीं, नीतियों को आगे ये सारी बनाई हुई बताऊं मैं ना। अब कुछ भी हम अच्छा काम करेंगे, क्योंकि आरएसएस भी अच्छा काम कर रही है। आरएसएस भी देश पे आज नहीं, जब भी इस देश पे विपत्ति आई तो सबसे पहले आरएसएस का समशेख खड़ा रहा है। और कांग्रेस रिज्यूम में तो आरएसएस को गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया गया, ऐसे प्रशंसा भी हुई आरएसएस की। तो कोई भी हम अच्छा काम करते हैं समशेख के नाते, वो कहते हैं आरएसएस का तो होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं इसको बुरा नहीं मानता। वो अच्छा काम कर रहे हैं, खराब काम नहीं कर रहे हैं, किसी के विरोध में नहीं कर रहे हैं, कोई राष्ट्रद्रोह वाला काम नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र हित की कोई बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात कर रहे हैं। संसद में भी कहीं ना कहीं किस तरह से हालात बदल रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन थोड़ी बहुत कोशिश करती रहती है कहीं अपनी आवाज उठाने की, जो भी वो कर सकती है। बिल महत्वपूर्ण सामने है, तो किस तरह का पूरा माहौल इस समय देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा में इस तकलीफ कम है, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं ये जो बाकी दल है वो अपने कुंठाएं निकालना चाहते हैं। जिस प्रकार से जनता ने उनको नकार दिया है, तो वो हर छोटे मोटे इशू पर, ये पहली बार हुआ होगा कि किसी हमारे मंत्री से स्लिप ऑफ टंग हुई और उसकी सार्वजनिक माफ़ी मांगी गई, गवर्नमेंट से भी मांगी गई, इंडिविजुअल मंत्री द्वारा मांगी, उसके बावजूद भी मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ संसदीय के जीवन के, कि जहाँ कौन कौन क्या क्या नहीं बोला। किसी ने एक भी सत्तारूढ़ दल ने या जिसने बोला हो, अगर हाउस में सॉरी की हो तो मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। लेकिन अपनी कुंठाएं निकालने के लिए, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जनता ने जिस दिन से नकार दिया है, वो राज्यसभा में डे टू डे साथ भी तो आए हैं, इंश्योरेंस बिल पर साथ आने की बात हो रही नहीं, वो उनकी मजबूरी होगी, वो उनकी मजबूरी होगी। आज नहीं तो कल उनको साथ आना ही पड़ेगा। हम अच्छा काम लेके निकले हैं तो उनको साथ लगना ही पड़ेगा। आज स्वस्थ हमने गाँव, प्रधानमंत्री जी ने हर एक सांसद को एक गांव गोद लेने के लिए कहा, सभी के सभी आएगी नहीं। आदरणीय सोनिया जी ने भी लिया, राहुल ने भी लिया, बाकी सब एमपीज ने भी लिया। तो जो अच्छा काम हम कर रहे हैं वो इनको लेना ही पड़ेगा। जी, अब जबकि हम कार्यक्रम जल्दी समाप्त करेंगे, जो नीतियां हैं, चाहे विदेश नीति है, चाहे वो स्वास्थ्य की नीति है, महिलाओं के प्रति नीति है, उस पर बीजेपी किस तरह से गंभीरता से
काम करने का सोच रही है? देखिए, विदेश नीति का जहाँ तक प्रश्न है, ये पहली बार आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में हुआ है। नहीं तो प्रारंभ में क्या होता था, अगर अमेरिका की तरफ बढ़ गए तो रसिया नाराज होगा, रसिया की तरफ बढ़े चाइना नाराज होगा, चाइना की तरफ बढ़ गए तो जापान नाराज होगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण विश्व को अपने साथ लेने की बात कही है। ये पहली बार हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री जी योग दिवस मनाने के लिए बात करें और दुनिया के 177 देश उसका सपोर्ट करें। ये हमारे लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के आम नागरिक के मतलब मन के बड़ी गर्व की बात है कि आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात पूरी दुनिया मान रही है। महिलाओं पे कैसे देखेंगे? आज जब हमारे हमें कार्यक्रम जल्दी खत्म लेकिन करना होगा, जिस तरह की घटनाएं होती हैं, तमाम पार्टियां कहती हैं, राजनेता कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को देखिए, इसके लिए भी हम बहुत चिंतित हैं। ये घटनाएं न घटे, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या बातें करनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, उसके लिए सरकार पूरी चिंतित है और हम करके छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। हम इस बारे में भी बहुत चिंतित हैं। बिल्कुल, जब कार्यक्रम हम समाप्त कर रहे हो, माथुर जी आप आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहीं छोटे से संक्षिप्त तौर पर बताएं कि किस तरह से आप अपनी मंजिल देख रहे हैं। यहाँ तक का सफर आपने तय किया, इतनी सारी सफलताएं आपके पीछे हैं और हमें पता है आगे भी कई राज्य हैं, उसमें चुनाव आएंगे, अभी 2 के तो नतीजे आएंगे कुछ दिन में। मेरी मंजिल इस समय 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना ही मेरी मंजिल है। इससे आगे मैं अभी नहीं सोच रहा। चलिए, तो उसके बाद भी आपसे बातचीत होगी और शायद वो सफर कैसा रहेगा इसके बारे में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हम यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। दैट वाज मिस्टर ओम माथुर टॉकिंग टू अस ऑन द क्वेस्ट ऑन राज्यसभा टीवी. He talked on various issues. Hope you like this particular edition of the Quest here. Thanks for watching. Namaskar and bye bye.